अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्म में आपने देखा कि अरतुल साहब और अलबास्ती के दरमियान आखिरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अलबास्ती यानी बेबौलत मारा गया था। दूसरी जानिब गंदोगदो और सिपाही आरिक बुका के बिछाए हुए जाल की तरफ चले गए थे और गार में दाखिल हो गए थे। इस केस के आगाज़ में गार के अंदर का मंजर सामने आता है। गंदोगदो और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुँच वो रुक जाते हैं। गुंदकुत पूछता है, ये क्या है सरदार? गंदोगदो कहता है, ये रूहों को कुर्बान करने की तैयारियां हैं। इतने में सामने से आग भड़क उठती है। आग के साथ आरिक बुका खड़ा था। गंदोगदो कहता है, आरिक बुका, अरतुल कहाँ है? आरिक बुका कहता है, तुम मेरा नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हो गंदोगदो, सुकून रखो। अरतुल अलबास्ती के महफूज हाथों में है। अब तुम्हारी बारी है। तुमने और अरतुल ने मुझे बहुत कुछ बताना है। इतने में आरिक बुका आग में बिच्छू का जहर डाल देता है, जिससे धुआं निकलने लगता है। गंदोगदो और बाकी सिपाहियों का सांस बंद होने लगता है। गंदोगदो कहता है, यह जहर है, चलो बाहर चलें गुनकुत। यह कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो खांसते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। यह देखकर बामसी और दूसरे सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें सहारा देकर पीछे ले आते हैं। बामसी पूछता है, क्या हुआ गंदोगदो साहब? गंदोगदो कहता है, यह एक जाल है। इतने में चारों तरफ से आरिक बुका के आदमी निकल आते हैं। इसी दौरान अरतुल साहब भी कुछ सिपाहियों के साथ उस जानिब बढ़ रहे थे। दूसरी जानिब आरिक बुका कहता है, गंदोगदो को जिंदा पकड़ लो और बाकी सब को मार दो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने सिपाहियों को मरते देखकर आरिक बुका बहुत परेशान हो जाता है और आहिस्ता से कहता है, मुझे मारे बगैर तुम्हें जीत नहीं मिलेगी अरतुल। यह कहकर वो भागने लगता है, जबकि अरतुल साहब और उनके साथी आरिक बुका के आदमियों को मार रहे थे। इस तरह आरिक बुका के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर गुंदोज और बामसी अरतुल साहब से गले मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसी दौरान जहर की वजह से गंदोगदो का सांस फूला हुआ था। यह देखकर अरतुल साहब परेशान हो जाते हैं। गंदोगदो बताता है कि आरिक बुका ने हमें जहर वाला धुआं सुंघाया था। अरतुल साहब कहते हैं, तो फिर हमें फ़ौरन कबीले जाना चाहिए भाई। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस गलीज़ के जाल में नहीं फंसे। फिर अरतुल साहब अब्दुर्रहमान को कहते हैं, उस गलीज़ के पीछे जाओ अब्दुर्रहमान। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कुछ सिपाहियों को साथ लेकर चल पड़ता है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, चलें तेज़ कबीले चलते हैं, मैं तुर्गत को देखना चाहता हूँ। यह कहकर वो सब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगे के कुछ आदमी सिरमा के पास पहुंच चुके थे। एक आदमी कह रहा था, अताई साहब ने हमें मामले के बारे में बता दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। अब आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं सिरमा खातून? सिरमा खड़ी होकर कहती है, इल्बिलगे खातून अपने आप को धोखा दे रही है। उमर कबीले वाले ऐसे नहीं हैं कि वो काई कबीले के पीछे चलेंगे। जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाता, हम इल्बिलगे खातून को इस कबीले पर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। जल्द मेरा भाई वापस आ जाएगा। इतने में कबीले का ढोल बजता है। सिरमा कहती है, मेरा भाई आ गया है। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। फिर इल्बिलगे साहब से मुखातिब होकर कहती है, यह वाक़या सब के लिए इबरत होना चाहिए।
जो कोई भी हमारी रवायात के खिलाफ जाता है और दुश्मन के साथ मिलकर गद्दारी करता है, चाहे वो मेरा अपना भाई हो, वो हमारी सरदारी के लायक नहीं बल्कि हमारे पाँव के नीचे लेटने का हकदार है। यह सुनकर कबीले के लोग भी इल्बिगे की हमायत करते हैं और कहते हैं गद्दार का यही अंजाम होना चाहिए। फिर इल्बिगे कहती है इस गद्दार को दफन करके हम तुर्कों पर आने वाली शर्म को दफन कर देंगे। अब हर कोई मेरी बात गौर से सुन ले कि जो कोई भी उमर कबीले के कवानीन से हटा वो जान ले कि मेरी तलवार उसकी जान ले लेगी। अब इस लाश को खैमे में ले जाएं। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजता है। अर्तुल साहब गंदोगदो और बाकी सिपाही कबीले में पहुंच गए थे। इस तरह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आयमा खातून पूछती हैं उन जालिमों ने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? अर्तुल साहब कहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सके वालिदा, हर चीज़ उनके खिलाफ चली गई। मेरे पास एक अच्छी खबर है वालिदा, लेकिन पहले मैं तुर्गत भाई से मिल लूँ, फिर हर चीज़ आपको बताऊँगा। इसी दौरान तुर्गत बाहर आ चुका था और अर्तुल साहब की तरफ बढ़ने लगता है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं माशाअल्लाह मेरे बहादुर, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। तुर्गत कहता है मैंने आपको सही सलामत देख लिया सरदार, अब मुझे कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं दे सकती। अर्तुल साहब कहते हैं हमने तुम्हारा इंतकाम ले लिया है मेरे बहादुर। यह कहकर वो दोबारा गले मिलते हैं। फिर बामसी भी तुर्गत से गले मिलता है। इसके बाद अर्तुल साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं काय कबीले के बहादुर मर्द और औरतों, बहुत सी अरसे से जो खंजर हमारे अंदर पैबस था आखिरकार वो टूट गया है। बेबौलत कहलवाने वाले उस गलीज अलबास्ती ने अपने करतूतों की कीमत अपनी जान के बदले में चुका दी है। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं हमारे शहीदों का खून रायगां नहीं गया, अब हम दुश्मन को सिर्फ एक जवाब देंगे, खून के बदले खून और इंतकाम। इसके बाद सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। अर्तुल साहब तुर्गत को कहते हैं तुम ऐसे बाहर क्यों आए भाई, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। तुर्गत कहता है मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ज़ख्मी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ देखें सरदार, आप जालिमों के हाथों से बच कर आए हैं, मैं चाहता था कि आप मुझे अपने पाँव पर खड़ा देखें। अर्तुल साहब कहते हैं हमने उस गलीज आरिक बुका के जाल तबाह कर दिए हैं भाई। तुर्गत कहता है अल्लाह का शुक्र है सरदार, लेकिन अभी भी वो गलीज हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। अर्तुल साहब कहते हैं वो अलिंजाक का खूनी भाई है और इंतकाम के लिए बेचैन है, लेकिन हम भी अपनी तलवारें म्यान में नहीं डालेंगे भाई। तुर्गत कहता है इंशाल्लाह सरदार, हम हमेशा तैयार हैं। अर्तुल साहब कहते हैं अभी तुम आराम करो भाई, ताकि हम जल्द ठीक होकर दुश्मनों के सार उतार सकें। यह कहकर अर्तुल साहब बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर आते हैं तो आगे अब्दुर्रहमान खड़ा था। अर्तुल साहब पूछते हैं क्या आरिक बुका का कोई निशान मिला? अब्दुर्रहमान कहता है नहीं सरदार, उसने निशान गायब कर दिए थे। अर्तुल साहब कहते हैं मैं जानता था, लेकिन उसकी तलाश जारी रखो और कुछ मजीद सिपाहियों को भी उस तरफ भेज दो। यह सुनकर अब्दुर्रहमान चला जाता है। इतने में हकीम आर्तुक वहाँ पहुँचता है और अर्तुल साहब को एक हाथ देते हुए कहता है यह सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से आया है सरदार। अर्तुल साहब उसे खोल कर पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद हकीम आर्तुक पूछता है इसमें क्या लिखा है सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं बहुत अहम मामलात हैं आर्तुक साहब, वो जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाऊँगा, आप तुर्गत के पास रहना। यह कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मंगोलों के एक ठिकाने का मंजर सामने आता है। आरिक बुका अपने मरे हुए आदमियों का शोक मना रहा था और कह रहा था अगर दुश्मन ने इस काली ज़मीन पर हमारा खून बहाया है तो अब वक्त आ गया है कि हम इस काली ज़मीन से इंतकाम का मुतालबा करें। यह कहकर वो गर्म अंगारों पर चलने लगता है
और साथ साथ इंतकाम के नारे लगाने लगता है। दूसरी जानिब अर्तुल साहब सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो गए थे। इसी दौरान सिरमा अपने भाई बेबौलत की कब्र पर मौजूद थी और कह रही थी, बुज़दिलों ने आपको एक भिखारी की तरह दफन कर दिया है भाई। आप जैसे बहादुर आदमी की कब्र पर उन्होंने आपकी तलवार और टोपी भी नहीं रखी। यह कहकर वो खड़ी हो जाती है और तलवार और टोपी उठाकर उसकी कब्र पर रख देती है। इसके बाद वो बैठ कर कहती है, लेकिन आप तसल्ली रखना, मैं उनसे इंतकाम लूँगी जिन्होंने आपके साथ ये किया है। इतने में आरिक बुका का एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सिरमा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मुझे अलिंजा के खूनी भाई आरिक बुका ने भेजा है। उसने तुमसे एक सवाल पूछा है कि क्या अलबास्ती की वफादार बहन अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती है? सिरमा कहती है, हमेशा से ज़्यादा। आदमी कहता है, तो फिर मेरी खबर का इंतज़ार करना, आरिक बुका किसी जगह पर तुमसे मिलने के लिए आएगा। सिरमा रजामंद हो जाती है। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहाँ सफ़ेद दाढ़ी वालों की कौंसल मौजूद थी और वो अर्तुल साहब का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्तुल साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सबको सलाम करते हैं। सब वालेकुम सलाम और खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर कौंसल के सरबराह कहते हैं, अनातोलिया से खरासान तक हमारे तमाम नुमाइंदे यहाँ आए हैं ताकि हम उस अजीम जंग के बारे में बात कर सकें जिसका हम आगाज़ करने वाले हैं। फिर एक नुमाइंदा कहता है, हमने चुमानिया के हर ताकतवर कबीले से बात की है, वो सब मंगोलों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, और हम जानते हैं कि अनातोलिया में हमने कौन कौन से कबीलों से बात करनी है। फिर कौंसल के सरबराह कहते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि हर चीज़ तैयार है। अब वक्त आ गया है कि बरके खान के साथ हमारा इत्तेहाद किसी नतीजे पर पहुँचे। इसके बाद घोड़ों को भगाने, तलवारें निकालने और मंगोलों के खिलाफ बगावत शुरू करने का वक्त होगा। अर्तुल साहब कहते हैं, बरके खान के जासूस तोरम ताई से मेरी मुलाकात हुई थी। अगरचे वो आरिक बुका के जाल का शिकार बन गया, लेकिन उसने मुझे बता दिया था कि बरके खान उस बड़ी जंग के लिए हमारी मदद करेंगे। कौंसल के सरबराह कहते हैं, उस मदद का पहला हिस्सा अनातोलिया में पहुंच गया है अर्तुल साहब, अब हमें हिफाजत से उसे वसूल करना होगा। इस मदद से हम तुर्क कबीलों के लिए घोड़े, हथियार और तमाम तरह की दूसरी चीज़ें खरीदने के काबिल हो जाएंगे। अर्तुल साहब कहते हैं, सोना वसूल करने की खुफिया जगह तोरमताई के पास मौजूद कागजात में लिखी हुई थी और वो कागजात हमारे पास हैं। हो सकता है मंगोल इस काम में रुकावट डालें। हम एहतियाती तदाबीर लेकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हम वो सोना वसूल कर लें। फिर एक नुमाइंदा कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ कि आरिक बुका ने आपको तोरमताई के साथ देख लिया। फिर कौंसल के सरबराह कहते हैं, आरिक बुका ये बात हुलागू खान को बताएगा कि आप बरके खान के साथ राब्ते में हो। इसके बाद हुलागू खान आपको बराह रास्त हदफ बना लेगा। यह सुनकर अर्तुल साहब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आरिक बुका अपने खुफिया गार में मौजूद था। इतने में एक आदमी अंदर आकर कहता है, यह खुफिया पैगाम आया है। आरिक बुका पूछता है, किसकी तरफ से? आदमी कहता है, बरके खान के खेमे से। यह सुनकर आरिक बुका कहता है, पैगाम दिखाओ मुझे। फिर आरिक बुका वो पैगाम पढ़ने लगता है और कहता है, तो बरके खान खुफिया तौर पर अनातोलिया में सोना भेज रहा है। यह सिर्फ अर्तुल वसूल कर सकता है। बरके खान के आदमी सोना लेकर आ रहे हैं और वो तिल कोयान के मुकाम पर मिलेंगे। ये पढ़कर आरिक बुका कहता है, फ़ौरन अपने आदमी इकट्ठे करो। अर्तुल ये सोना वसूल नहीं कर पाएगा। मैं अर्तुल का ताकुब करूँगा। अगर वह सोना वसूल करने के लिए गया तो मैं उसका खात्मा कर दूंगा। फ़ौरन एक कासिद को मेरे पास भेजो। अब लागू खान की तरफ एक खत भेजने का वक्त आ गया है। वो खत अर्तुल की गर्दन पर तलवार बांध कर गिरेगा। यह सुनकर वो आदमी बाहर निकल जाता है। इसके बाद आरिक बुका कहता है, अर्तुल तुम बरके खान के साथ मिलकर साजिशें करते रहो। उसकी आंखें और कान हम हैं, हत्ता कि उसकी ज़ुबान भी जिससे वो बोलता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब कह रहे थे, हमें लाजमी आरिक बुका को वो मालूमात हुलागू खान की तरफ भेजने से रोकना होगा। फिर कौंसल के सरबराह कहते हैं, इस मकसद के लिए हमारे पास आपके लिए मालूमात मौजूद है अर्तुल साहब। हमें अभी अभी ये मालूमात मिली है। हमें पता चला है कि एंगोरो वाले रास्ते पर जो मेहमान खाना है उसमें हुलागू खान के जासूस आपस में मुलाकात करते हैं। वहाँ पर सारी मालूमात इकट्ठी होती है और फिर हुलागू खान की तरफ जाती है। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं जल्द अपने सिपाहियों को वहाँ भेजूंगा। आरिक बुका की वो मालूमात उस मेहमान खाने से निकल नहीं पाएगी। मैं किसी भी कीमत पर उसे हुलागू खान तक नहीं पहुँचने दूंगा। लेकिन मंगोल जासूस सिर्फ अनातोलिया में नहीं हैं। हाल ही में उन्हें पता चल गया था कि बरके खान का जासूस तोरमताई यहाँ आया हुआ है। यह सब चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं कि बरके खान के करीब एक मंगोल जासूस है। फिर कौंसल के सरबराह कहते हैं, तो फिर आप पर एक अहम जिम्मेदारी आयद होती है अर्तुल साहब। बरके खान का जासूस तोरमताई शहीद हो गया था और वह भी हमारे इलाके में। यह बात बरके खान को परेशान करेगी, इसलिए अब आप खुद बरके खान के पास जाकर उनके करीबी मंगोल जासूस को बेनकाब करें और हमारे इत्तेहाद को किसी हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ। फिर वह सब खड़े हो जाते हैं। कौंसल के सरबराह कहते हैं, आपके रास्ते में मौजूद बहुत सी मुश्किलात आपके इंतज़ार में हैं अर्तुल साहब।
अर्तुल साहब कहते हैं, इस मुकद्दस रास्ते पर मौजूद जाल बहुत सख्त हैं जो बहादुर दिल जंगजू मांगते हैं। रास्ता जितना कठिन और दुश्वार होगा उसकी जीत की रोशनी उतनी ही शौक होगी। बहुत से मजलूम निजात की रोशनी के लिए हमारे इंतज़ार में हैं और वो रोशनी जलाना हमारी जिम्मेदारी है। इन सख्त तरीन मुश्किलात वाले रास्ते पर चलना हमारे लिए शर्फ है।